हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज हम जानेंगे संसदीय व्यवस्था के बारे में। ये बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है किसी भी देश के लिए। चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रूस हो, श्रीलंका हो, इसराइल हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, देश कोई भी हो, वहाँ पे सरकार होती है। और सरकार का ये काम होता है कि वो कानून बनाए और उसको लागू करे। यानी कि वहाँ पे सरकार कानून बनाने और उसको लागू करवाने का भी काम करती है। हमारे देश में सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका है, दूसरा है कार्यपालिका है एवं तीसरा न्यायपालिका है। ये 3 अंग हमारे देश में सरकार के हैं। कार्यपालिका जहाँ पे जिसका ये दायित्व है देश को चलाना और बने हुए कानूनों को लागू करवाना अच्छे से। विधायिका क्या करती है? उन कानूनों को बनाती है। कार्यपालिका के साथ मिलकर विधायिका कार्यपालिका मिलकर कानून बनाते हैं। वही न्यायपालिका क्या करती है? उस कानून की समीक्षा करती है। यदि उस कानून में किसी प्रकार का उल्लंघन है तो उस कानून की समीक्षा करती है, उसकी देखरेख करती है। उल्लंघन की परिस्थितियों में व्यक्ति या सरकार पे विभिन्न तरह के आलोचनाएं, दंड आदि का प्रावधान न्यायपालिका करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के द्वारा, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया गया है। दोनों को अलग अलग किया गया है। यानी आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर काम नहीं करेंगी। इस तरह से तानाशाही बढ़ेगी। कार्यपालिका न्यायपालिका पे हावी रहेगी, न्यायपालिका कार्यपालिका पे हावी रहेगी। दोनों आपस में मिलकर के एक तरह के पक्षपात निर्णयों को प्रमोट करेगी। अब देखते हैं संसदीय व्यवस्था क्या होती है। देखो, जहां एक ओर कानून को लागू करवाने वाली संस्था है, वहीं दूसरी ओर कानून को बनाने वाली संस्था है। इन दोनों के बीच संबंध किस प्रकार के होंगे? क्योंकि न्यायपालिका तो पहले ही साइड हो गई। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंध किस प्रकार के होंगे, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, इस आधार पर 2 भागों में व्यवस्थाएं आती हैं। पहली व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था। ठीक है, पहली व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। यानी संसदीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका अपने सभी नीति, अपने सभी कानून, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, जो भी 5 साल का उनका कार्यकाल होता है या जब तक कार्यकारिणी के रूप में कार्यपालिका काम करती है, पूरे कार्यकाल के दौरान कार्यपालिका उत्तरदायित्व होती है, जवाबदेही होती है विधायिका के प्रति। कार्यपालिका जवाबदेही होती है विधायिका के प्रति। यानी विधायिका कार्यपालिका से विभिन्न प्रश्नों के द्वारा जवाब मांगती है कि आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया, आपने महिला सुरक्षा के लिए क्या किया, आप बजट में क्या कर रहे हैं, आप संचित निधि के साथ क्या कर रहे हैं, आप ये जो नियम ला रहे हैं इसके सफल होने की कितने चांसेस हैं, इस नियम का उल्लंघन क्यों हो रहा है। यानी बहुत तरह के प्रश्न, चाहे प्रश्नकाल के द्वारा, शून्यकाल के द्वारा, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र, किसी भी सत्र में कार्यपालिका से विधायिका विधायिका से कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका जो है जवाबदेही होती है विधायिका के प्रति। विधायिका प्रश्न पूछती है, कार्यपालिका उसका जवाब देती है। कार्यपालिका यहाँ पे इनकार नहीं कर सकती कि आप कौन होते हैं प्रश्न पूछने वाले, किस अधिकार के द्वारा आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अधिकार यह है संसदीय व्यवस्था। हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया है, अपनाया गया है, जिसके द्वारा
कार्यपालिका जवाबदेही होती है विधायिका के प्रति अपने समस्त नीति एवं कार्यों के लिए। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो कानून लागू करवाती है, यानी वहां की जो सरकार होती है, जिसके ऊपर नागरिक सुरक्षा, देश सुरक्षा, विभिन्न नीतियों को लाना, लागू करवाना, महिला सुरक्षा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं एक सरकार के कंधे पे। उन सभी कार्यों के लिए ये राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में सरकार जिम्मेदार नहीं होती विधायिका के प्रति। कानून वहां भी बनते हैं, लेकिन वहां पे जिम्मेदारी का कोई सिद्धांत लागू नहीं होता है। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ये जिम्मेदारी का सिद्धांत लागू होता है। कार्यपालिका जिम्मेदार होती है अपने समस्त नीति एवं कार्यों को लेकर के विधायिका के प्रति। अब तो आम जनता के भी प्रति उत्तरदायित्व है। हमारे देश में आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। उसके द्वारा आज के डेट में कार्यपालिका आम नागरिक के प्रति भी उत्तरदायित्व है। आम नागरिक जब चाहे जैसे चाहे प्रश्न पूछ सकता है सरकार से। सिर्फ सरकार से ही नहीं, यहाँ की आप अपने जिला के कलेक्टर से भी पूछ सकते हैं, आप अपने थाने में भी पूछ सकते हैं। कुछ चीजों को गोपनीयता रखा जाता है सुरक्षा से संबंधित। अगर आप उसके बारे में कुछ पूछते भी हैं तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि थाने वाले आपके घर पे आके आपके बारे में पूछने लगे कि भैया क्या मतलब है, क्यों मांग रहे हैं, AK-47 कैसे बनता है। ठीक है ना। तो जिस शासन व्यवस्था में फाइनल कार्यपालिका जवाबदेही हो विधायिका के प्रति, वो शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था कहलाती है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सरकार जो है अपने विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती, जवाबदेही नहीं होती। इसीलिए इसे गैर जवाबदेही सरकार भी कहा जाता है, इसीलिए इसे गैर उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, गैर संसदीय व्यवस्था भी कहा जाता है। वही हमारी संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहते हैं, उत्तरदायित्व सरकार कहते हैं। ठीक है ना। संसदीय व्यवस्था भारत में है, ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, आदि देशों में संसदीय व्यवस्था देखने को मिलती है। वहीं गैर उत्तरदायित्व सरकार या गैर संसदीय व्यवस्था अमेरिका, रूस, ब्राजील, श्रीलंका जैसे देशों में देखने को मिलती है, जहां की सरकार अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार से वहां की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। हमारे यहाँ अभी हाल में चल रहा है अविश्वास प्रस्ताव। राइटिंग थोड़ी खराब है, एडजस्ट कर लो। अविश्वास प्रस्ताव ये एक ऐसा प्रस्ताव होता है सरकार के कार्यकाल के दौरान ही 3 साल, 2 साल, 1 साल जब भी ला करके सरकार को हटा दिया जाता है। जबकि अमेरिका जैसे देश में, रूस जैसे देश में संविधान के उल्लंघन की स्थिति में ही सरकार को उसके समय से पूर्व हटाया जा सकता है, उससे पहले नहीं। ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था क्या है आप समझ गए, ये कहाँ कहाँ चलती है आप समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। इसकी विशेषताएं, ठीक है। संसदीय व्यवस्था की पहली विशेषता ये है कि नामित और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग होती है। हमारे देश में राज्य का मुखिया अलग होता है, वहीं सरकार का मुखिया अलग होता है। राज्य का मुखिया कौन होते हैं? राष्ट्रपति। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी वो हमारे राज्य की मुखिया है, जबकि सरकार की मुखिया कौन है? हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। राज्य एवं वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग होती है। हालांकि देश में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं। सभी संधियां, देशी विदेशी सभी संधियां राष्ट्रपति के नाम पे ही होती है। लेकिन क्या होते हैं? कर्ता कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति के सलाह और परामर्श पे ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति इसमें इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप इस मंत्री की नियुक्ति चाह रहे हैं, हम इसकी नहीं करेंगे। राष्ट्रपति इनकार नहीं, वो बाध्य है। प्रधानमंत्री जिसकी भी नियुक्ति चाहेगा
बतौर मंत्री के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र है, कर सकते हैं, लेकिन वो मंत्री हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पे बना रह सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है। दूसरा है बहुमत दल का शासन होता है। लोकसभा में देखिए 2 सदन है ना, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, वही राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा में जाने का की उम्र 25 साल है, वही हाउस ऑफ एल्डर्स की में 30 साल है, राज्यसभा है। लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत मिला होता है वो पार्टी सरकार बनाती है। बहुमत दल का शासन होता है। हमारे देश में लोकसभा में किसको बहुमत है? बीजेपी को है। अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें देखते हैं, उसमें भी बीजेपी को ही होगा। ऐसी मेरी शुभकामना है बीजेपी के साथ। बहुत काम कर रहे हैं देश में। ठीक है। तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व। ये सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? सबसे बड़ा सिद्धांत है संसदीय व्यवस्था का सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में सरकार उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। सरकार उत्तरदायित्व है कार्यपालिका विधायिका के प्रति, नागरिकों के प्रति, नागरिकों की सुरक्षा के प्रति। ऐसे में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। सभी मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। कोई भी मंत्री ये नहीं कह सकता ये इस मंत्री ने किया, जाइए आप उनसे पूछिए हम क्या करें। नहीं सर, सामूहिक। जैसे कि आम झगड़ा वगड़ा होता है आप लोगों के घर में, सभी के घरों में होता है। घर के लोग बाहर करके आते हैं, घर में ही आपस में नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो मान लो कोई लड़का आपके घर का है, बाहर पीट करके किसी को चलाया, तो जिसको पीटा रहता है उसके घर के लोग आते हैं, आपको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बतौर एक बड़े भाई के रूप में, बतौर एक पेरेंट्स के रूप में, कि आपका बेटा पीट के गया है। ऐसे में बाप ये थोड़ी बोलता है कि मेरा बेटा पीट गया, जाओ उसको पीटो। नहीं सर, बाप जिम्मेदारी लेता है, हाँ भैया गलती हो गई, या 2 डंडा और उस शख्स को लगा देता है। ठीक है ना। तो सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं। सभी मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं विधायिका के प्रति। दोहरी सदस्यता होती है। मंत्री जो होते हैं वो कार्यपालिका विधायिका के पहले सदस्य होते हैं, उसके बाद वो मंत्री बनते हैं। इसलिए मेन प्रीलिम्स में भी आया है ये प्रश्न। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। दोहरी सदस्यता होती है। दोहरी सदस्यता इसलिए कि हमारे देश में पहले एमपी बनेंगे, सांसद बनेंगे, बाद में मंत्री बनेंगे। पहले किसी क्षेत्र से चुन करके लोकसभा राज्यसभा में आते हैं, तब वहां से मंत्री बनाए जाते हैं। यानी उनको दोहरा काम करना है। एक तो जिस क्षेत्र से आप चुन के आए हैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है, उसके बाद आपको मंत्री बनाया गया है, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, जो मंत्री हो, तो ऐसे में वो भी काम करना है। दोहरी सदस्यता उनको मिल जाती है। ठीक है ना। हमारे देश में किसी भी शख्स को मंत्री अगर बनाया जाता है, मान लीजिए कल को मुझे मंत्री बनाया जाता है, शिक्षा मंत्री, तो 6 महीने के अंदर मुझे किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, वरना मेरी मंत्रियता चली जाएगी। ठीक है ना। तो किसी प्रधानमंत्री चाहे किसी को भी मंत्री बना सकता है, लेकिन 6 महीने तक, उससे ज़्यादा वो बन भी नहीं पाएगा। उससे ज़्यादा बनने के लिए उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। राजनीति एक रूपता पाई जाती है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में देखा जाता है यदि बहुमत दल के द्वारा कोई शासक चुना गया है तो राजनीतिक एक रूपता। आज बीजेपी के सभी सांसद, सभी मंत्री एक ही विचार के साथ काम कर रहे हैं। कोई मंत्री ऐसा नहीं कहता, कोई मंत्री वैसा नहीं कहता। कभी भी आप देखिएगा बीजेपी मंत्री आपस में लड़ गए हों, बीजेपी सांसद आपस में लड़ गए हों। ऐसा गठबंधन की सरकार में देखने को मिलता है जब कोई मंत्री या सांसद आपस में लड़ जाता है, क्योंकि गठबंधन सरकार में होता क्या है, कमजोर पार्टियां मिल जाती हैं और एक सरकार का गठन कर देती है। वहाँ पे समझौता चलता है, समझौता टूटा सरकार गिरा। यहाँ पे समझौता नहीं चलता, सभी एक ही थाली के होते हैं।
निचले सदन का विघटन होता है, प्रधानमंत्री जब चाहे लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? प्रधानमंत्री जब चाहे लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। राष्ट्रपति से कहे कि सुनिए लोकसभा का विघटन कीजिए और पुनः आम चुनाव हो। गोपनीयता के सिद्धांत पे काम होता है। कोई भी मंत्री हो, कोई भी सांसद हो, सरकार क्या कर रही है इसकी सूचना बाहर नहीं देते हैं। किसी विपक्ष पार्टी को नहीं देखते हैं कि सरकार ये काम कर रही है, जाकर के ये काम कर रहा है, सरकार गिर देंगे। सरकार शिक्षा में ये नीति चला रही है, सरकार ट्रिपल तलाक में ये कर रही है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। इसी तरह की कोई सूचना बाहर नहीं देते। गोपनीयता की शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलवाते हैं किसी भी मंत्री को, सदस्य को, ठीक है ना। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब देखते हैं गुण। विशेषता और गुण में आप अंतर जानते हैं? जानते होंगे जरूर बताइएगा। आम मीठा होता है, आम फलों का राजा होता है। उसका मीठा होना विशेषता है या फलों का राजा होना गुण है? ये बतलाइएगा, आप जरूर बतलाइएगा, ठीक है ना। गुण देख लेते हैं। उत्तरदायित्व सरकार होती है, सबसे बड़ी गुण। सरकार जवाबदेही होती है अपनी नीतियों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति। सरकार मुंह घुमा के नहीं जा सकती है, तुम कौन होता है रे पूछने वाला, सरकार आम है, ऐसा नहीं होता है। आज के डेट में तो सरकार आम नागरिकों के प्रति भी जवाबदेही है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक इंटरव्यू में। परीक्षा का चर्चा शायद हो रही थी, वहां पे किसी बच्चे ने पूछा था, क्या सर आपको डर लगता है? आपको, हमारा साले साल एग्जाम होता है, हर साल एग्जाम होता है बोर्ड का शायद कोई एग्जाम था, मुझे उतना ध्यान नहीं, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री का वो जवाब याद है और देखो आज वो काम आ रहा है, माइंड में क्लिक कर रहा है, तो आपको बता रहा हूँ। उसमें पूछा, क्या सर आपको डर लगता है चुनाव से? हमारा देखिए एग्जाम आ रहा है, हमें डर लग रहा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटा देखो, इतना बड़ा भारत है, इस भारत के किसी कोने के एक छोटे से पंचायती राज का भी चुनाव होता है ना, तो भी क्लेम ब्लेम मेरे ऊपर भी डाला जाता है। मुझे भी डर लगता है वहां के चुनाव से। CAA 73-74, CAA ये नागरिकता वाला नहीं, CAA संविधान संशोधन कानून, ठीक है ना। 73-74 के द्वारा किसी नगर पालिका का चुनाव होता है, वहां पे बीजेपी हारती है तो सरकार की थू होती है, जीतती है सरकार मस्त। तो क्या कह रहे हैं कि मुझे हर घड़ी जवाबदेहिता रहती है। तो ऐसे में उत्तरदायित्व सरकार होती है, व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। हमारी निर्वाचन आयोग इस तरह से व्यवस्था करता है कि असम से लेकर गुजरात, जम्मू से लेकर के श्रीलंका, केरला तक, कन्याकुमारी तक, ठीक है ना, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व। कोई क्षेत्र ऐसा ना हो जो छूट जाए, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व। हमारे एरिया से हमारे सांसद हैं, हमारे दूसरे एरिया से भी उनके सांसद हैं, यानी सभी लोगों का प्रतिनिधित्व। कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जो छूट जाए। निरंकुशता का प्रतिषेध होता है, निरंकुशता पे पूरी तरह से अंकुश होता है, क्योंकि विधायिका है ना, विधायिका है, पूरी तरह से कार्यपालिका पे लगाम कस के रखती है। ये लगाम तब छूटता है जब देश में बहुमत दल से कोई पार्टी आती है, जैसे आज बीजेपी है, बहुमत दल से कोई पार्टी आती है तो ये लगाम छूट जाता है। ऐसे में निरंकुशता बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार जानती है कि बिल जैसा भी हो पास तो होगा ही। अगर राज्यसभा में उनका ही प्रतिनिधित्व जाता है तब तो बहुत ही निरंकुशता देखने को मिलती है, और मिली भी है, ठीक है ना। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है, दोनों आपस में मिल करके काम करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कोई अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका की तरह अलग अलग नहीं होते हैं कि तुम कौन मैं खामखा, तो ऐसा नहीं है, दोनों आपस में मिल के काम करते हैं। आप देखे होंगे
आप टीवी पे देखिएगा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों एक दूसरे से बहसबाजी भी करते हैं, खूब हंसते भी हैं, एक हम लोगों का एंटरटेन भी होता है अच्छे से। अरे भैया आपस में मिलके बहुत अच्छे से वो दोनों क्या करते हैं, काम करते हैं, विधायिका और कार्यपालिका। ठीक है ना। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था हमेशा रहती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार गिर जाती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो वैकल्पिक सरकार है, जो अन्य दूसरे महत्वपूर्ण दल है, उसके नेता को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। किसने कहा ये मुझे शायद याद क्लिक नहीं कर रहा है, ऑप्शन मिलेगा तो मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वैकल्पिक सरकार की विशेष व्यवस्था होती है, गुण है ये। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष का नेता होता है वह वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना। अगर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार गिर जाती है तो वैकल्पिक सरकार आती है और वो प्रधानमंत्री के रूप में काम करने लगती है। इसके दोष क्या है ये देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि गुण है तो दोष तो होंगे। जहाँ एक और आम मीठा होता है, फलों का राजा होता है, वहीं डायबिटीज पेशेंट के लिए वो जहर होता है। तो गुण है, विशेषता है तो दोष होंगे। इसका दोष ये है ना कि अस्थिर सरकार होती है। अविश्वास प्रस्ताव बस विपक्ष के दल को एक मिलना चाहिए झुंझुना बजाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। दूसरी बात क्या है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। कोई भी पकड़ा है सभी को लपेट दिया जाता है। तो अस्थिर सरकार होती है। कब नीतियां चलते चलते रुक जाए, कब प्रधानमंत्री निम्न सदन को विघटित कर दें, ये देखने को मिलता है। नीतियों के निश्चितता का अभाव होता है। नीतियों के निश्चितता का अभाव होता है। ऐसे में क्या होता है, कोई भी नीति चलते चलते अचानक से रुक जाती है। आ रही बात समझ में? नीतियां आपस में रुक जाती हैं, चलते चलते रुक जाती हैं। कोई दूसरी सरकार आती है, वो उस नीति को पलट देती है। ये है। तीसरा है मंत्रिमंडल की निरंकुशता देखने को मिलती है। जब इसको आप मैच करवाना चाहें ना, बड़े आसानी से मैच कर सकते हैं। ठीक है ना। मंत्रिमंडल की निरंकुशता देखने को मिलती है। हमारे इंदिरा गांधी की सरकार देख लीजिए, राजीव गांधी की सरकार देख लीजिए, मंत्रिमंडल बहुत ही निरंकुश था। उनके जो फैसले होते हैं कोई उनको पलटता नहीं था जल्दी। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। अमेरिका के विपरीत यहाँ पे कोई भी मंत्री बन जाता है, अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री। अब अबुल कलाम साहब कहाँ से लाओगे? हमारे बिहार में एक शिक्षा मंत्री बने थे, सुबह शपथ लिए, रात को एक कांड में पकड़ा गए बाहर। कहाँ से लाओगे? अब कहाँ मिलेंगे अबुल कलाम जैसे शिक्षा मंत्री, वल्लभ भाई पटेल जैसे कानून मंत्री? कहाँ से मिलेंगे? पैसा, दारू, पावर बराबर सांसद। ठीक है ना। तो ऐसे में अकुशल व्यक्ति द्वारा सरकार का संचालन होता है। आप देखते होंगे ऐसे भी मंत्री हो जाते हैं जो बहुत सारे एमएलएस को पढ़ाए जाते हैं। सुबह मंत्री परिषद की शपथ ली और शाम को भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। ऐसे में सरकार कौन चला रहा है? ये ना हो ना, यानी आप लोग, हम लोग, सरकार 2 मिनट ना चले, सरकार ये लोग चलाते हैं सर।
ये लोग सरकार चलाते हैं, असली सरकार तो आप हैं। हमारे यहाँ दो तरह की कार्यपालिका है, आपको पता है? एक है अस्थाई, ठीक है ना, एक है अस्थाई। अस्थाई कार्यपालिका जो है वो आईएएस लोग होते हैं, सचिव, आईएएस, आईपीएस, ये लोग अस्थाई कार्यपालिका होते हैं। वहीं अस्थाई कार्यपालिका क्या होती है? वो सरकार होती है, मंत्री वगैरह, ये लोग अस्थाई कार्यपालिका होती है। 5 साल रहते हैं, उससे पहले भी निकल लेते हैं। ये अस्थाई कार्यपालिका होती है, 65 साल तक आप रहोगे, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं आ जाता। तो ये थी संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं हो गई, गुण हो गया, दोष हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, ठीक है ना, और उसकी कुछ चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा। यहां से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। ये आर्टिकल आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप निश्चिंत रूप से आप कमेंट सेक्शन में जाइए, पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मौज कीजिए आप लोग।